हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GEE ट्यूब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी और रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। मतलब ये कि कल आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी अलग से क्या होती है और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लर्निंग डिसेबिलिटी को उनके रिलेटेड डिसऑर्डर से मैच कर दो, ठीक है। तो कोशिश करूंगा समझाने की अच्छे तरीके से, और जैसे ही आपको समझ आए वैसे ही एंड तक वेट मत करना, लाइक करते हुए चलना। क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है और लाइक करते हुए चलना है सिर्फ, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी से शुरू करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में सबसे पहला आता है एपीडी, मतलब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो भी आवाजें आप लोग सुनते हो, आप लोग नहीं मतलब कोई भी स्टूडेंट है अगर वो सुनता है तो उसे कैसे प्रोसेस करता है। जैसे मान लो मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दी तो अब आप क्या करोगे, उस इंस्ट्रक्शन को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। जैसे मैंने क्या बोला, हर रोज 2 घंटे पढ़ना है, तो वो आपके दिमाग तक गई, आपको समझ में आई और उसके बाद आपने काम करना शुरू किया। प्रोसेसिंग का मतलब आप ये मान सकते हो कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी चीज को समझना, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, ऑडिटरी मतलब आवाज को समझने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत नहीं है। देखो, सुनना और समझना दो अलग अलग चीज है। सुनने का क्या मतलब है, आप हियर कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, उसकी समझ नहीं, ठीक है। और समझने का क्या मतलब होता है कि वो बात आपके दिमाग तक पहुंची और आपने उसकी सेंस को समझा है, ठीक है। मतलब उस कहने का मतलब क्या था, उस बात का मतलब क्या था, उस तक आप पहुंचे हो। तो यहां प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, जो आपने आवाज सुनी उसको प्रोसेस किया, मतलब उसको समझा, उसका मीनिंग आपके दिमाग में आया और उसके बाद आपने उस पर एक्ट किया। तो डिसऑर्डर अगर मैंने इसके साथ लगा दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो मैंने सुना वो प्रोसेस नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब जैसे किसी ने बोला 17, ठीक है, 17 का क्या मतलब है 17, ठीक है। इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है टीन, TEEN। लेकिन दूसरी बार मैंने बोला 70, तो क्या लिखना है TY, 70। अब इसमें क्या होता है कि काफी लोग गलतियां करते हैं, तो आपका मानना यह भी हो सकता है कि सर ऐसी गलती तो बहुत लोग कर देते हैं। तो देखो, रीजन देखना पड़ता है। अब मान लो कि किसी आवाज में जो लाउडनेस है वो कम है, मतलब अगर मैं तेज ना बोलूं, हल्का सा बोल दूं, तो हो सकता है कि आप 17 और 70 में फर्क ना कर पाओ। लेकिन आवाज क्लियर हो, लाउड हो, उसके बाद भी अगर आप 17 और 70 का फर्क ना समझ सको तो उसके बाद दिक्कत है, उसके बाद आप एपीडी मान सकते हो। इसके अलावा डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि डिफरेंस समझना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि आपके बैकग्राउंड में आने वाली आवाजें, मतलब मान लो एक रिकॉर्डिंग है, किसी भी बात की रिकॉर्डिंग है जो आपने रोड पर खड़े होकर की है, पीछे से हॉर्न की आवाज है, गाड़ी की आवाज है, ट्रक की आवाज है, इन सब की आवाजें हैं और आप कुछ कह रहे हो, तो जिसे भी एपीडी होगा वो उस बात को ठीक से समझ ही नहीं पाएगा। मतलब नॉर्मल पर्सन समझ लेगा, मैं समझ लूंगा, आप समझ लोगे, लेकिन जिसे भी एपीडी होगा वो बैकग्राउंड की आवाजों को अलग ही नहीं कर पाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि मुझे ध्यान कौन सी आवाज पर देना है। जैसे मान लो आपको मैं कोई रिकॉर्डिंग भेजता हूं, तो उसमें क्या होता है, आपको पता है कि ये सर की आवाज है, ये सुननी है, इसके पीछे जो चल रहा है वो मुझे इग्नोर करना है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे लाइव सेशन में इधर उधर की आवाजें आती रहती हैं, तो आप उन्हें इग्नोर करके मेरी बात सुनते हो। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि आप में से किसी को भी एपीडी नहीं है। तो अगर आप में से कोई एपीडी का शिकार होता तो वो क्या कहता कि सर कुछ भी कर लो पर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन उसके माइंड में प्रोसेस नहीं हो पाती है। उसके बाद है क्लियर एंड लाउड, मतलब क्लियर साफ सुनाई, और लाउड मतलब तेज आवाज होने के बाद भी इन सब चीजों पे कोई फर्क ना पड़ पाना। मतलब 17 या 70, चाहे आप कितना भी तेज और कितना भी क्लियर बोल लो, वो फर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद है, ठीक है, मतलब मेन क्या थे, मेन ये 3 चीजें होती हैं किसमें, एपीडी में। तो ये मैंने आपको समझा दी, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गए। अगर ये चीज क्लियर हुई है तो नीचे यस टाइप कर देना, तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ एक टॉपिक सबको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब वीपीडी आप इसे बोल सकते हो।
वीपीडी में क्या होता है कि जो चीजें आप देखते हो वो आपको समझ नहीं आ पाती है। मतलब कि जैसे मान लो आपको कोई भी शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, उसका आप जो ऑर्डर है वो नहीं समझ पाओगे, मतलब क्रम जो होता है वो नहीं समझ पाओगे। इसके अलावा जो कोई भी चीज आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, कोई भी चीज आपको ड्रॉ करनी है, देखी हुई चीज, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि बाहर हम गए, मैंने आपको कोई भी एक बोर्ड दिखाया किसी भी दुकान का, उसमें एक बहुत ही अच्छे फॉन्ट में उस दुकान का नाम लिखा हुआ था। अगर मैं घर पर आने के बाद आपको ये बोलूं कि उस फॉन्ट में लिखने की कोशिश करो, तो आप कोशिश कर सकते हो और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो जो फॉन्ट था वहां का वो कैसा था, मतलब उसकी लिखावट की शक्ल कैसी थी। लेकिन जिसे वीपीडी होगा, जिसे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगा, वो सेम फॉन्ट याद ही नहीं कर पाएगा। मतलब जो चीज उसने देखी थी वो चीज उसे याद नहीं रह पाएगी, ये दिक्कत आती है। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी का मतलब यहां भाई वो एग्जाम में बैठ के नकल करने से नहीं है। कॉपी का क्या मतलब है कि आपने कोई एक चीज दिखाई उसे और बोला कि इसे कॉपी करो, तो क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि एक बार देखेंगे फिर लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे। लेकिन जिसे वीपीडी होगा उसकी देखने की फ्रीक्वेंसी बहुत होगी, मतलब वापस से देखेगा फिर बनाएगा, फिर देखेगा फिर बनाएगा। ऐसे जो उसकी मूवमेंट है, नेक की, आंखों की मूवमेंट है, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी, बहुत ज्यादा बार करेगा। और कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो देखेगा, थोड़ी देर लिखेगा या जो भी बनाएगा, जो भी चीज उसको दी गई है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, करेगा कॉपी, उसके बाद वापस से देखेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कम, मतलब फ्रीक्वेंसी जो उसकी होती है मूव करने की अपने हेड को, अपनी आंखों को, वो कम होती है, ठीक है। तो इसे कॉपी करने में अच्छी खासी दिक्कत आने वाली है। उसके बाद है शेप्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल कैसा होता है, आप नॉर्मली बनाकर दिखा दोगे। मैं पूछूं ट्राइंगल कैसा होता है तो आप बनाकर दिखा दोगे। पूछूं रेक्टेंगल कैसा होता है तो भी आप बनाकर दिखा दोगे। लेकिन अगर मैं किसी वीपीडी वाले पर्सन से पूछूं, हाँ भाई बताओ रेक्टेंगल कैसा होता है, तो वो याद करेगा, सोचेगा, गहराई से सोचेगा, उसके बाद अगर बता पाया तो बता पाया, वरना तो ना भी बता पाए। ऐसा होता है वीपीडी में, ठीक है। उसके बाद बात आती है डिसकैलकुलिया की। तो डिसकैलकुलिया मैंने कल भी समझाया था, लेकिन कुछ चीजें इसमें और ऐड ऑन कर देता हूं मैं। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशंस ना कर पाना। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार ये बता देता हूं, ये जो दोनों चीजें हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कई बार इसे सेम कैटेगरी में रख लिया जाता है, जिन्हें प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो वो चीज आप याद रखना कि कई बार इन्हें अलग भी बोल सकते हो, कई बार इन्हें एक में भी काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिसकैलकुलिया मैंने आपको बताया कैलकुलेशन ना कर पाना, मतलब किसी भी टाइप की कैलकुलेशन है, इन लोगों को पैसे के लेन देन में बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो ये कैलकुलेशन की दिक्कत आती है इनमें। मैथ्स ये ठीक तरीके से नहीं कर पाते, टाइम नहीं बता पाते। जैसे कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि घड़ी में टाइम दिखा दो, लेकिन वो कभी बता ही नहीं पाते ठीक तरीके से कि क्या टाइम हुआ है। तो वो जो दिक्कत है वो होती है डिसकैलकुलिया वाले पर्सन के लिए। उनमें क्या दिमाग में नहीं आ पाता है कि जैसे मान लो एक सुई 5 पर है, दूसरी सुई किस पर है, 4 पर। तो उन्हें क्या देखना पड़ता है कि एक जो नंबर है वो 5 मिनट का है, तो 4 नंबर को 20 से मल्टीप्लाई करो, और एक सुई किस पर है, 5 पर, तो 5:20 हुए। वो इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। और आप ये सोचोगे कि हमें तो देखते ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है वो आपसे पूछे बिना कैलकुलेशन कर देता है। एक सुई 4 पर है, पूरा जो नंबर है 4 हो गए, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गए, 20 मिनट हो गई, और 5 पर सुई थी तो 5 आ गए, 5 घंटे 20 मिनट। तो इस तरीके से टाइम आपका दिमाग आपसे बिना पूछे प्रोसेस कर देता है। तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ये इनका बड़ा खराब होता है डिसकैलकुलिया वालों का। तो उसी से जुड़ा हुआ क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स और मैथ्स दोनों कैटेगरीज में ये बड़े ही वीक होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या होता है, डिसग्राफिया में लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं वो आपको बता देता हूं। डिसग्राफिया में सबसे पहली बात है हैंड राइटिंग खराब होती है। मतलब जो बच्चे होते हैं वो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जो है ठीक तरीके से लिख नहीं पाते। कई बार उन्हें पेंसिल भी पकड़ना नहीं आएगा। पेंसिल कैसे पकड़ी जाती है, ऐसे पकड़ी जाती है। कई बच्चे तो पेंसिल को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे पेंसिल ने चाकू पकड़ रखा है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, ऐसे 2 उंगलियों में से निकाल के पकड़ लेते हैं, तो उनको पेंसिल पकड़ने तक में दिक्कत आती है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनके साथ। तो उस वजह से क्या होता है, हैंड राइटिंग इनकी बड़ी खराब होती है। स्पेसिंग का क्या मतलब है, अब देखो
ये मैंने पूरा वर्ड लिखा है और इसके बीच में हर एक लेटर में हर एक जो इसका अक्षर है उसमें स्पेसिंग ठीक ठाक है, लेकिन जो डिस्ग्राफिया वाला पर्सन होगा वो आधा वर्ड जैसे ऑडी है ये एक साथ लिख देगा और टॉरी है ये थोड़ा सा बाद में लिख देगा, उसको समझ नहीं आएगा कि कितना स्पेस रखना है। तो इस वजह से उसकी राइटिंग को पढ़ने में अच्छी खासी दिक्कत आती है टीचर को, और उसके बाद टीचर परेशान होके पूरे पेज पे क्रॉस कर देता है और बोलता है कोई फायदा नहीं इसका। उसके बाद है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग के बारे में देखते हैं कि स्पेलिंग में क्या दिक्कतें आती हैं। स्पेलिंग मतलब उसे ठीक तरीके से स्पेलिंग याद नहीं रख पाती है, मतलब उल्टी सीधी स्पेलिंग लिख देगा और राइटिंग तो उसकी पहले से ही खराब है, तो उस वजह से स्पेलिंग भी खराब होती है। एक और चीज, थिंकिंग और राइटिंग वो एक साथ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको अगर मैं बोलूं कि अभी के अभी इंडिया पर एक ऐसे लिखो, तो आप क्या करोगे, सोचते रहोगे लिखते रहोगे, सोचते रहोगे लिखते रहोगे, आपका पेन नहीं रुकेगा। लेकिन जिसके साथ डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है वो या तो सोचेगा ही या तो लिखेगा ही, एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है वो, तो ये इनके साथ बड़ी दिक्कत आती है। तो ये क्या हुआ, ये कुछ चीजें हैं जो आपकी डिस्ग्राफिया की होगी। उसके बाद है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में जैसे आपने मूवी देखी तारे जमीन पर, तो वो सारी कंडीशन जो है वो डिसलेक्सिया की थी। ना उसे समझ आ पाता है कि बी किस तरफ लिखना है, डी किस तरफ लिखना है, ना वो जोड़कर पढ़ पाता है, ना वो तोड़कर पढ़ पाता है, उसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये क्या है, ये ओवरऑल डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, और इन चीजों पर आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए ये क्या था, ये थी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी और ये उनसे जुड़े हुए डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है और रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी बच्चे आते हैं उनको क्लास में उत्पाती या उद्दंड बच्चे बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि ये कभी भी अपना ध्यान एक जगह पर लगातार ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाते। इनकी कोई गलती नहीं है इसमें, उसके बाद भी इनको ब्लेम कर दिया जाता है। कैसे, इसमें क्या बोला जाता है कि आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इनकी क्या गलती है। गलती किसकी है, गलती हमारी है कि हम उतना इंटरेस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे, उतनी रुचि दिला नहीं पा रहे हैं बच्चे को। तो ये क्या है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, मतलब फोकस नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, और इसके कुछ अंश जो होते हैं वो जेनेटिक भी होते हैं। मतलब अगर मेरे में जो है ये डिसऑर्डर है तो हो सकता है कि जो मेरी आगे जनरेशन आए उसमें भी कुछ इसके अंश देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बच्चा एक जगह बंद कर नहीं रह पाता और ट्रेडिशनल तरीके से जो नॉर्मल तरीका होता है स्कूल में पढ़ाने का उससे नहीं पढ़ पाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, कल किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि सर डिस्प्रैक्सिया के बारे में बताओ, तो उस टाइम पर मैंने कमेंट देखने में थोड़ी देर कर दी, तो आज बता देता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स कंट्रोल जो होता है वो उतना नहीं हो पाता। मतलब मान लो अभी अगर मुझे अपना हाथ ऊपर लाना हो तो डायरेक्ट हाथ ऊपर आ गया, लेकिन जिसे डिस्प्रैक्सिया होगा वो क्या होगा, अगर उसे मैं बोलूं हाथ ऊपर करो तो पहले वो अपने हाथ को देखेगा, उसके बाद ऊपर करेगा। ऐसा लगेगा जैसे वो अपने हाथ से बात कर रहे हैं, हाँ भाई सर ने बोला ऊपर होने को, जल्दी से ऊपर हो जा। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत प्रोसेसिंग उसकी लेट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका मसल कंट्रोल और उसका कोऑर्डिनेशन बहुत खराब है। ठीक है, अब मान लो कि सामने से गाड़ी आ रही है, तो क्या होता है कि एक इंसान बहुत जल्दी से उसके सामने से हट जाता है। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हुई और उसकी मसल्स ने बहुत जल्दी एक्ट किया। ठीक है, मांसपेशियां जो होती है उसने बहुत जल्दी एक्ट किया। लेकिन जो डिस्प्रैक्सिया वाला पर्सन होगा, अगर उसे गाड़ी आती हुई भी दिखाई दे रही है तो वो खुद से बात करेगा कि गाड़ी आ रही है, मुझे हट जाना चाहिए वरना मुझे लग सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसे लग ही जाती है और वो डिस्प्रैक्सिया का शिकार जो है वो माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का क्या मतलब होता है कि जो चीजें उसे मतलब इंप्लीमेंट करनी चाहिए, उसे लागू करनी चाहिए, उनमें वो बड़ा वीक होता है। मतलब किसी चीज को प्लान करने में बड़ा वीक होता है। जैसे मान लो मुझे सिलेबस प्लान करना है अपना सीटेट के लिए, तो एंड तक सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेरी प्लानिंग जो है वो बड़ी खराब मानी जाएगी। तो ये एक फैक्टर है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का, डिसऑर्डर का। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन।
अगर मैं चीजों को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलूं, 5 सब्जेक्ट है, अगर पांचों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके चलूं तो मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन जिनकी ऑर्गेनाइजिंग पावर थोड़ी खराब होती है, जो पांचों को एक साथ जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते सब्जेक्ट को, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को थोड़े से लैक कर जाते हैं। उसके बाद है आपकी स्ट्रेटेजाइजिंग, मतलब स्ट्रेटेजी बनाना। जैसे मान लो कि अगर किसी में ये है तो वो कभी भी आर्मी में नहीं जा सकता, पुलिस में जाना उसके लिए खराब है, क्योंकि वो मान लो कि किसी दिन अचानक से काम पड़ गया, कोई स्ट्रेटेजी बनाने का, प्लान करने का, चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, उसमें तो ये एक भी नहीं है, तो ना तो वो इंजीनियर बन सकता है, ना वो पुलिस में जा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। इन सब चीजों में वो बड़ा खराब होता है। ठीक है। उसके बाद है लास्ट मेमोरी। तो आप कहोगे सर मेमोरी कोई डिसऑर्डर थोड़ी है, लेकिन मेमोरी से जुड़े हुए डिसऑर्डर होते हैं। मतलब चीजों को याद कर पाना, वापस से रिकॉल कर पाना, रिमेम्बर कर पाना पिछली घटनाओं को। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कुछ समय तक याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है। जैसे मान लो सीटेट में आपसे सवाल पूछा गया कोई भी कि जैसे इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये आपने क्या किया, ये आपने सीटेट के लिए तैयारी के लिए पढ़ा था, आपको याद रह गया अगले 3 महीने तक, तो ये आपकी मेमोरी अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके बाद कई सालों के बाद, 15 साल के बाद या 2 साल के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं सीटेट के जो सिलेबस था उसमें से, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ना कर पाओ और आप क्या कहोगे कि मुझे वापस से फ्लो में आने में टाइम लगेगा, सर वापस से रिवीजन करने का टाइम तो दो। तो ये क्या है, ये मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कुछ जानकारी हमें थोड़े समय के लिए याद रखनी है, कुछ जानकारी हमें लंबे समय के लिए याद रखनी है। अब जो कम समय के लिए याद रखनी है, अगर आपने गलती से उसे लंबे समय तक याद रखा तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हमारे ब्रेन में स्पेस है, ठीक है, जब तक हम पुरानी बातें भूलेंगे नहीं तब तक हमें नई बातें याद होंगी नहीं, तो हमें स्पेस चाहिए। ठीक है। तो पुरानी जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उन्हें याद रखो, जो नई बातें उन्हें याद करते हुए चलो। ठीक। तो इस तरीके से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मेमोरी से रिलेटेड काफी सारे डिसऑर्डर होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट आपका क्या था, एक टॉपिक था जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी और साथ ही साथ रिलेटेड उसके डिसऑर्डर जो होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो डिसऑर्डर होते हैं उनको समझाया मैंने, कोशिश की आपको। और अगर आपको समझ आया है तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को। अगर आपने लाइक नहीं किया तो यही लगेगा कि कोई ना कमी तो रही होगी जिससे लाइक रेशो उतना ज्यादा नहीं आया। तो ठीक है भाई, लाइक का ध्यान रखना, बिना लाइक किए हुए मत जाना गलती से भी। और इसके अलावा हमारी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसका नाम है बैक टू स्कूल, BACK2 और ये स्कूल। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कई लोगों ने इसे इंस्टॉल किया होगा, कईयों ने नहीं किया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। और इस पे सब्सक्रिप्शन लेना होता है 250 रुपीज का मंथली, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, जिसमें आपको कुछ वीडियो, जिसमें आपको PDF और नोट्स मिलते हैं। हर रोज आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, कम से कम 6-8 मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मंथली रिचार्ज करना होता है। जैसे आपका जियो का मोबाइल है, उसमें क्या करते हो आप, रिचार्ज करते हो। कुछ मंथली करते हैं, कुछ 3 महीने करते हैं। तो उसी टाइप से आपकी ये एप्लीकेशन है। इसको लगातार अगर किसी का भाई रिचार्ज खत्म हो जाता है, मतलब अगर किसी का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, तो उसे वापस से रिन्यू करवा लिया करो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आज मैंने आपकी डिमांड पर मैप की एक वीडियो डाली थी, वो भी कमेंट करके जरूर बताओ कि मैप को याद रखने की जो टेक्निक मैंने बताई वो आपको कैसी लगी। और अगर नहीं देखी है वो वीडियो अभी तक तो जल्दी से जाके देख आओ, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है यार। और मेहनत किस लिए लगी है कि बहुत सारे तरीके थे जो ऑलरेडी लोगों ने बताए थे, लेकिन कुछ नया निकाल के लाना था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा कि किस तरीके से आपको चीजें याद करवा सकता हूं। तो जैसे भी एफर्ट आपको लगे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, और वापस से कल मिलेंगे सेम टाइम 8 बजे। आज 8:30 बजे का टाइम था, कल 8 बजे मिलेंगे DSSB ट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।